हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसमें सीडीपी का टॉपिक ऐड किया गया है व्यक्तित्व और उसका मापन के बारे में पढ़ेंगे। जो रीट लेवल 1 हो या फिर रीट लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और संपूर्ण सीडीपी की जो है प्लेलिस्ट रीट सीडीपी के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिनमें से आपको प्रैक्टिस सेट, थ्योरी क्लासेस और पिछले वर्षों में कैसे एग्जाम में जो है पेपर पूछे गए हैं, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति या फिर मिजाज का। प्रकृति या फिर मिजाज का। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए प्रकृति या फिर मिजाज पद का प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्ति के स्वभाव, आचरण और सोच को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? स्वभाव, आचरण और सोच को प्रभावित करता है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है व्यक्तित्व। क्या कहते हैं उसको? व्यक्तित्व कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। अर्थात व्यक्तित्व की प्रकृति जो है संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। व्यक्तित्व में मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं तथा व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन में अवलक्षित रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से किसी एक का भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं होता है। जैसे कि मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण जो है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। अगर इनमें से, इन दोनों गुणों में से कोई एक भी इनकी अनुपस्थिति है तो व्यक्तित्व का जो है संतुलित रूप से विकास नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। ये सही कथन है बिल्कुल। व्यक्तित्व क्या है? अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। यह भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। यह भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना हमें, तो इसका गलत जो है कथन हो जाएगा कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित रहता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, व्यक्तित्व शब्द समग्रता को प्रदर्शित करता है जिसमें व्यक्ति के वातावरण, वंशानुक्रम, चेतना, विशिष्टता तथा आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं दोनों शामिल होती हैं। आंतरिक एवं बाह्य विशेषता दोनों शामिल होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। पर्यावरण, जीवन तथा प्रकृति के साथ समायोजन व्यक्तित्व स्थायी समायोजन के प्रमुख लक्षण हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है इनमें से? तो अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि यहाँ पे व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है अधिगम एवं वृद्धि, दूसरी है अधिगम एवं परिपक्वता और तीसरा विकास की प्रक्रिया। क्या है? तीसरी विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो बालक के व्यक्तित्व की नींव जो है किस अवस्था में पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा बचपना अवस्था में। किसमें? बचपना अवस्था में। बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिकता के कारण होता है। बालक का समाज जिस तरह से होता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। बाल्यावस्था में ही बालक का संपूर्ण सामाजिक विकास होता है।
अतः बालक के व्यक्तित्व की नींव जो है बाल्यावस्था या फिर बचपनावस्था में पड़ती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था या फिर बचपनावस्था में। उसके बाद क्वेश्चन है, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व की प्रकृति गत्यात्मक अवश्य है, किंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्तित्व तेजी से बदलता रहता है। व्यक्तित्व काफ़ी लंबे समय अंतराल में अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर अत्यंत मंद गति से गतिशील होता है, इसलिए इसे स्थिर माना जाता है। इसी प्रकार गैरिट ने भी व्यक्तित्व के गुणों के बारे में कहा है, व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की निश्चित विधियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ स्थायी होती हैं। अब यहाँ पे ये कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कथन दिया गया गैरिट के द्वारा, किसके द्वारा? गैरिट के द्वारा कथन दिया गया था। व्यक्तित्व के गुणों के बारे में कहा इन्होंने कि व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की निश्चित विधियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ स्थायी होती हैं। तो ये कथन आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसी के व्यक्तित्व के विकास से किसमें सहायता मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थितियों से निपटने में। सामाजिक स्थितियों से निपटने में। अब यहाँ पे अगला जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताए गए हैं। किसी के व्यक्तित्व के विकास से सामाजिक स्थितियों से निपटने में सहायता होती है। एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सामाजिकता, मैत्री भाव, समाज सेवा, परोपकार, दया, करुणा, धैर्य, बहिर्मुखता, सहानुभूति, सद्भाव, उत्तम समायोजन, सहयोग, नैतिकता आदि महत्वपूर्ण सामाजिक गुण होते हैं जो उसे सामाजिक स्थितियों से निपटने में सहायक बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, अच्छे व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे कि शारीरिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत आकर्षक रूप रंग, सुगठित कदकाठी, सौम्य हाव भाव आता है। मानसिक लक्षण हो गए इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय बुद्धि, चिंतन शक्ति, तार्किक क्षमता, उत्तम विचार प्रक्रिया, आंकना समझना आदि चीज़ें आती हैं। उसके बाद सामाजिक लक्षण के अंतर्गत सामाजिकता, उत्तम समायोजन, सहयोग, सहानुभूति आदि लक्षण के अंतर्गत आते हैं। संवेगात्मक व्यक्तित्व के अंतर्गत इसके अंतर्गत सांवेगिक स्थिरता, उच्च आकांक्षा, उद्देश्य पूर्णता, संतोष और तथा संवेदना, अंतः प्रज्ञा आदि आते हैं। उसके बाद नैतिक गुण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उच्च नैतिक चरित्र, देश प्रेम, सहिष्णुता, दृढ़ संकल्प शक्ति, ईश्वर में आस्था, नैतिक चरित्र आदि जो है ये सारी चीज़ें अच्छे व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख गुण होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तित्व या फिर पर्सनालिटी शब्द किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से। किससे लिया गया? लैटिन भाषा से। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी पर्याय पर्सनालिटी शब्द जो है इसका उद्भव लैटिन भाषा के परसोना से हुआ। किससे हुआ? लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या है? जिसका अर्थ मुखौटा है। परसोना शब्द का अभिप्राय उस पहनावे या वेशभूषा से था जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करता है। पर्सनालिटी शब्द क्या इंगित करता है? व्यक्ति के बाह्य दिखावे को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शब्द यहाँ पे दिया गया सामंजस्य। शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से। किससे? व्यक्तित्व से। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या बताई गई है, शब्द सामंजस्य
व्यक्तित्व से संबंधित है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व असंबंधित शील गुणों का झुंड मात्र नहीं है, वरना इसमें शील गुणों के समन्वय तथा संगतता या सामंजस्य का भाव निहित रहता है। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जो है असंबंधित शील गुणों का झुंड मात्र नहीं है, वरना इसमें शील गुणों के समन्वय तथा संगतता सामंजस्य का भाव निहित रहता है। इसे उसने अपनापन कहा है। उसने क्या कहा है? अपनापन कहा। किसने? आलपोर्ट ने। आलपोर्ट के लिए अपनापन से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पक्षों से है जो एकीकरण व सामंजस्य के साथ व्यक्ति के अनोखे अपनेपन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व के बारे में आप अगर जानते हैं तो सभी परिस्थितियों से निपटना जो है आसान है। उसके बाद क्वेश्चन है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि साइजॉइड को साइजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक विकार है। यह क्या है? एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति उदासीन हो जाता है। जिसमें क्या है? व्यक्ति उदासीन हो जाता है। इसके लक्षणों के आधार पर यह सिजोफ्रेनिया के ही एक समान क्या है? मानसिक विकार माना जा सकता है इसको। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया, देखो जैसे कि बहिर्मुखी व्यक्ति व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, मित्रवत, तनाव रहित, आशावादी, वाकपटु, व्यवहारिक, अहमवादी, अच्छे वक्ता, नेतृत्व प्रवृत्ति वाले, साहसिक, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रकृति होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो चिंतन और कल्पना। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि व्यवहारवादी चिंतक थॉर्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना के आधार पर किया गया है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। उसके बाद है, आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? तो अंतर्मुखी होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण आत्म केंद्रित है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। कैसे होते हैं? निराशावादी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं इस प्रकार के, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, युंग जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उसके बाद क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यह किया था युंग ने। किसने? युंग ने। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर चर्चा की थी क्रेसमर ने। किसने की थी? क्रेसमर ने। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय में डिवाइड किया है। लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय में डिवाइड किया है। युंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया है। उसके बाद बात की जाए, स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का 6 भागों में जो है डिवाइडेशन किया है। 6 भागों में से जैसे कि सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक रूप में वर्गीकृत किया। किसने? स्प्रेंजर ने। उसके बाद क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रसकाय, दुर्बल या फिर सुडौलकाय, गोलकाय या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विपिन एक दिवा स्वप्न है
और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है। यहाँ पे लिखा दिवा स्वप्न, तो यहाँ पे दिवा स्वप्न वाला बालक है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? तो यह जो है विपिन है, तो यह है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। कैसा है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिवा स्वप्न देखने वाला। दिवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जो होता है अंतर्मुखी होता है, जबकि मिलनसार नेतृत्व शक्ति वाला और आक्रामक स्वभाव वाले जो है व्यक्ति हैं वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब जैसे कि यहाँ बताया कि बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या है? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति वाले, आक्रामक स्वभाव वाले और अभिव्यक्ति की क्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। और दिवा स्वप्न देखने वाला बालक अंतर्मुखी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? तो समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था स्प्रेंजर ने। किसने? स्प्रेंजर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजबूत भावनाएं पसंदगी एवं नापसंदगी में। मजबूत भावनाएं पसंदगी एवं नापसंदगी में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व की किस आधार पर बांटा है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। उसके बाद क्वेश्चन है, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। वह क्या करेगा? तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, बड़े 5 मॉडल में व्यक्ति के प्रकार के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विशिष्टता के आधार पर। व्यक्तिगत विशिष्टता के आधार पर। अब बात किया जाए कि वह 5 आयाम कौन कौन से होते हैं, तो 5 व्यापक आयाम मुख्य रूप से होते हैं। पहला है अनुभव करने वालों के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, एक्स्ट्रावर्सन, तंत्रिकावाद और सहमतता। कौन कौन से? अनुभव करने के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, एक्स्ट्रावर्सन, तंत्रिकावाद और सहमतता। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को विकास प्रभावित करेगा? बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करेगा। तो आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये सभी चीजें जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? युंग ने। किसने दिया था? युंग ने दिया था। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, युंग ने अचेतना को 2 भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा जो है सामूहिक अचेतन। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया था? फ्रायड ने। किसने? फ्रायड ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो फ्रायड जो है गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं, जबकि आलपोर्ट, कैटल और आइसेंग ये तीनों गुण सिद्धांत से संबंधित हैं। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत, कैटल का सील गुण सिद्धांत तथा आइजेंक का जैविक सील गुण सिद्धांत आता है, जबकि फ्रायड जो है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो इस परिवर्तन को नाम दिया गया था ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया गया था? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और बात किया जाए कि जैसे कि लड़कियों में अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम हो जाता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। जबकि इसी अवस्था की कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से लगाव रखती है तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन, किसके अनुसार इदम, अहम तथा पारा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो यह बताया था फ्रायड ने। किसने? फ्रायड ने। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, फ्रायड ने
व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय बताए, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम अहम व परा अहम माने जाते हैं। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम अहम एवं परा अहम या फिर अत्यहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया। जैसे कि इदम का संबंध होता है जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से, अहम का संबंध होता है यथार्थ जगत से, पर अहम का संबंध होता है नैतिक मूल्य आत्मा के अंतःकरण की पुकार से। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, शब्द साक्षर परीक्षण या फिर 16Pf परीक्षण। तो यहाँ पे 16Pf परीक्षण जो है प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, जबकि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टैट जो है और शब्द साक्षर परीक्षण ये तीनों ही प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसमें अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। जैसे कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी तथा शब्द साक्षर परीक्षण। जबकि 16Pf परीक्षण जो है अप्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। और इन प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 164 होती है, 164 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो युंग ने। किसने दिया था? युंग ने। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण कहाँ पे होता है? तो परा अहम में। परा अहम में।